हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस स्टडी गुरु। सो आज की इस वीडियो में हम रैंक एंड ऑर्डर कंडीशन से समझने वाले हैं। जी हाँ, आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम का बेसिक समझेंगे, क्या मतलब है इसका, और इसकी जो रैंक एंड ऑर्डर कंडीशंस होती हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। आपको ऑर्डर कंडीशन का न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। रैंक कंडीशन वाला थोड़ा लंबा चला जाता है, ऑर्डर कंडीशन वाला ज्यादा पूछा जाता है। हम रैंक एंड ऑर्डर कंडीशन दोनों के न्यूमेरिकल्स मतलब पूरा सॉल्व करेंगे और पूरा इन कंडीशंस को समझेंगे, इनकी डेफिनेशंस भी, इनका मीनिंग भी, और साथ में इनका पूरा सॉल्व्ड एग्जांपल भी करेंगे। अपना पेन पेपर निकाल कर बैठ जाइएगा, मेरे साथ इसको करिएगा सॉल्व। और हमारे पूरे इकोनॉमिक्स के कोर्स में एनरोल करने के लिए आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स का दिसंबर 2025 का बैच चल रहा है। इसके साथ ही इकोनॉमिक्स रिलेटेड एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए यूपीपीएससी, जीडीसी, जीआईसी, आरपीएससी, पीईएमआरएस, पीजीटी, इकोनॉमिक्स, आरपीएससी लेक्चरर, ठीक है, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जितने भी आपके टीचिंग एग्जाम्स होते हैं, इन सबके बैचेस हमारी एप्लीकेशन पर अवेलेबल हैं विद बेस्ट फैकल्टी, बेस्ट कंटेंट, बेस्ट गाइडेंस के साथ। तो आप अपने ड्रीम एग्जाम को क्रैक कर सकते हो हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करके, ठीक है जी। सो आज का ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। लेट्स कंटिन्यू। तो बड़े ध्यान से समझिए। आई विल सजेस्ट कि अपना पेन पेपर निकाल लीजिए और मेरे साथ साथ ना चीजों को लिखते जाइएगा तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो बेसिकली ये जो आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम है ना, ये एक ऐसी प्रॉब्लम है कि जैसे हमने पढ़ा था साइमल्टेनियस इक्वेशन, रिड्यूस फॉर्म, स्ट्रक्चरल मॉडल, ये सब चीजें हमने पढ़ ली है ना। अब एक जो मॉडल होता है मेरे पास इक्वेशंस का, उसकी एस्टिमेशन से पहले उसका आइडेंटिफिकेशन को सॉल्व करना जरूरी होता है, ठीक है। चेक करना कि क्या वो मॉडल आइडेंटिफाइड है भी या नहीं है। मॉडल आइडेंटिफाइड होता है अगर वो एक यूनिक स्टैटिस्टिकल फॉर्म में। यूनिक स्टैटिस्टिकल फॉर्म में होने का मतलब ये है कि देखो दो चीजें इसमें होंगी, या तो वो मॉडल आइडेंटिफाइड होगा जिसको हम बोलते हैं जस्ट आइडेंटिफाइड, एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड, ठीक है, या तो वो मॉडल ओवर आइडेंटिफाइड होगा। चाहे वो जस्ट आइडेंटिफाइड है, चाहे वो ओवर आइडेंटिफाइड है, दोनों केसेस में वो मॉडल आइडेंटिफाइड ही कहलाएगा, यानी कि एक यूनिक फॉर्म में, स्टैटिस्टिकल फॉर्म में होगा। पर अगर वो मॉडल अंडर आइडेंटिफाइड होता है तो हम उसकी एस्टिमेशन नहीं कर सकते। कपिल पटेल जी, आपका मैं बाद में क्लास के एंड में रिप्लाई करूंगी, ठीक है। क्लास के एंड में प्लीज चीजें पूछा करिए, अभी पढ़ लीजिए पहले। सो अब देखिए, यहां से ये मैंने किस बुक से लिया है, खुद से आने वाली बुक। इस बुक से देखो, ये आइडेंटिफिकेशन वाली चीजें ना मुझे इस बुक में बड़ी अच्छी लगी, इस बुक से आपको पढ़ा रही हूँ। लेट्स सी, बच्चे पूछते हैं मैम हम आपकी क्लासेस देख रहे हैं, हमें बता दो बुक्स कौन सी लेनी है। मैं बोलती हूँ कि देखो मैं किताबों से ही आपको पढ़ा रही हूँ, तो यू डोंट नीड टू बाय एनी बुक्स। जितने पैसे अपने किताबों पे खराब करने हैं, उतने पैसों से मैं आपको, उससे कम पैसों में आपको पूरे कोर्स में वो चीजें किताबों से ही करवा रही हूँ, ठीक है। इससे पहले वाले कुछ टॉपिक्स मैंने आपको गुजराती से करवाए हैं, ये टॉपिक मुझे इस बुक से अच्छा लगा, मैंने इससे करवाया है, ठीक है। तो ये चीजें अब इसमें क्या कहा है देखो, उसने ध्यान से देखो, दो पॉसिबल सिचुएशंस है आइडेंटिफिकेशन की। पहला उसने दिया है इक्वेशन अंडर आइडेंटिफाइड, दूसरा उसने दिया है इक्वेशन आइडेंटिफाइड। अब अंडर आइडेंटिफाइड अगर वो आइडेंटिफाई नहीं होगी, अगर वो आइडेंटिफाइड है तो उसके दो केसेस हो सकते हैं, एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड या ओवर आइडेंटिफाइड। मतलब दोनों केसेस में आइडेंटिफाई होते हैं। अगर ओवर भी हो जाए तो है तो आइडेंटिफाइड ही ना भाई, है ना। ओवर भी हो जाए अगर तो है तो आइडेंटिफाइड ही। सो एक इक्वेशन जब अंडर आइडेंटिफाइड होती है, दैट मीन्स उसका स्टैटिस्टिकल फॉर्म जो है वो यूनिक नहीं है, ठीक है। एक मॉडल जो है उसकी इक्वेशंस अगर अंडर आइडेंटिफाइड होती हैं, यानी कि हम ऐसा बोलते हैं कि वो एक यूनिक स्टैटिस्टिकल फॉर्म में मॉडल नहीं है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से इस चीज को समझिए, पैराडॉक्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन, इसकी डेफिनेशन आपको एग्जाम में पूछ ली जा सकती है। क्या डेफिनेशन? डेफिनेशन से इसका क्या मतलब है, देखो, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए फंक्शन डिपेंड्स ऑन द, देखो मैंने ना और क्लास का आपका एक्सपीरियंस बेहतर बनाने के लिए अपना सारा सिस्टम सेटिंग्स चेंज की हैं आज। देखो अब आप, मैं जो स्लाइड पर लिखूंगी ना वो आपको बड़ा अच्छे से, अच्छी हैंड राइटिंग में समझ आएगा। ये देखना, पहले जैसे थोड़ा बहुत पेन हिल जाता था, है ना, या ऐसी प्रॉब्लम आती थी, अब देखो बिल्कुल एकदम वो चीज सही से आपको स्लाइड पर नजर आएगी, है ना। बेटर आ रहा है ना नजर पहले से?
मेरी लिखी हुई चीज, जैसे पहले थोड़ा पेन सा हिल जाता था, अब वो नहीं हिल रहा। मैंने काफी सारी चीजें चेंज करी हैं अपने सिस्टम्स में ताकि आपका एक्सपीरियंस और बेहतर बने। सो आइडेंटिफिकेशन पैराडॉक्स का क्या मतलब है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए फंक्शन, ध्यान से समझो, डिपेंड्स ऑन द वेरिएबल्स एब्सेंट फ्रॉम इट while at the same time being operative in the other function of the model। मतलब कि मान लो एक में 3 इक्वेशंस है, एक मॉडल जो है, जो हमने एक पूरा सिस्टम समझा हुआ है मॉडल का, इक्वेशंस का, है ना, उसमें मान लो कहते हैं कि आइडेंटिफिकेशन जो है ना उन वेरिएबल्स से होती है जो एक इक्वेशन में एब्सेंट है। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए फंक्शन डिपेंड्स अपॉन ए वेरिएबल्स एब्सेंट फ्रॉम इट व्हाइल एट द सेम टाइम बीइंग ऑपरेटिव इन द अदर फंक्शन ऑफ द मॉडल। यानी कि इस इक्वेशन से में वो वेरिएबल्स नहीं है पर दूसरी इक्वेशन में वो वेरिएबल्स हैं। तो आइडेंटिफिकेशन का पता चलता है उन वेरिएबल से जो इस इक्वेशन में एब्सेंट है बट एट द सेम टाइम दूसरी इक्वेशन में प्रेजेंट है। अब इसका मतलब आपको ना क्लियर कट समझ आएगा जब मैं आपको इसकी एग्जांपल समझाऊंगी। ये देखो, ये तो एक डेफिनेशन है जो बुकिश लैंग्वेज में, आगे जाके हम इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स करेंगे तो आपको ये चीजें बड़े अच्छे से समझ आएंगी। ठीक है, तो इसका बेसिकली आइडेंटिफिकेशन का कहने का मतलब ये है कि हम जब किसी इक्वेशन को आइडेंटिफाई करते हैं तो उन वेरिएबल्स से उसको आइडेंटिफाई करते हैं जो वेरिएबल्स उस इक्वेशन में नहीं है पर मॉडल की दूसरी इक्वेशंस में। मैं आपको सम्स करवाऊंगी रैंक कंडीशन एंड ऑर्डर कंडीशन के, उसमें आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी कैसे ये चीज होती है कि एक में वो एब्सेंट है और दूसरे में वो प्रेजेंट है, और इसी से पता चलता है कि वो मॉडल आइडेंटिफाइड है या नहीं। ठीक है, तो हम इसके सम्स सॉल्व करेंगे। ये एक डेफिनेशन था बेसिकली। अब देखो, मुझे बताओ, ये एक स्ट्रक्चरल इक्वेशन मॉडल एंड रिड्यूस्ड फॉर्म मॉडल हमने साइमल्टेनियस इक्वेशन वाली क्लास में समझा था, आपको समझ आ गया था। ये वही है, रिपीटेडली चीज दोबारा से मैंने स्लाइड में ऐड करी है कि जो स्ट्रक्चरल मॉडल होता है इसमें इंडिजिनस वेरिएबल फंक्शन होता है, अदर इंडिजिनस वेरिएबल, प्री डिटरमाइंड वेरिएबल एंड डिस्टर्बेंस टर्म का, इसको सॉल्व करके रिड्यूस्ड फॉर्म मॉडल बनता है जिसमें इंडिजिनस वेरिएबल सिर्फ प्री डिटरमाइंड वेरिएबल का फंक्शन होते हैं। ये समझ आ गया था ना आपको? ये वही है रिपीटेडली। अब देखो ध्यान से, जो मेरा आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम होती है ना उसमें 2 कंडीशंस होती हैं। कौन कौन सी? आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द 2 कंडीशंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन? ऑर्डर कंडीशन होती है एंड रैंक कंडीशन होती है। ठीक है, हाँ, ये जो ऑर्डर कंडीशन है ना इसको हम बोलते हैं दिस इज नेसेसरी कंडीशन फॉर आइडेंटिफिकेशन बट इट इज नॉट सफिशिएंट कंडीशन। ठीक है, सफिशिएंट कंडीशन, रैंक कंडीशन, यानी कि 2 कंडीशन आइडेंटिफिकेशन की होती हैं। नेसेसरी कंडीशन, ऑर्डर कंडीशन को हम बोलते हैं नेसेसरी, ये जरूरी है आइडेंटिफिकेशन के लिए पर जरूरी है, सफिशिएंट नहीं है। रैंक कंडीशन को हम बोलते हैं कि ये आइडेंटिफिकेशन के लिए सफिशिएंट है। ठीक है, सो ऑर्डर कंडीशन एंड रैंक कंडीशंस आर 2 कंडीशंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन। क्लियर? तो अब हम समझने जा रहे हैं ऑर्डर कंडीशन। देखिए, ऑर्डर कंडीशन की डेफिनेशन हम बाद में पढ़ते हैं क्योंकि अगर मैंने पहले आपको डेफिनेशन समझा दी तो चीजें अनक्लियर होंगी। पहले हम ऑर्डर कंडीशन का एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं फिर इसकी डेफिनेशन पर आएंगे। राइट? तो देखो, ये यहां से देखो, अब ऑर्डर कंडीशन की पहचान होती है k माइनस एम एंड g माइनस 1। आपको ना इस ऑर्डर कंडीशन प्रूव करने के लिए 3 चीजें चाहिए होती हैं, k, m एंड g। ठीक है, दीज आर द 3 थिंग्स। अब ये जो k है, k का मतलब क्या होता है? यहां से पढ़ो, k का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स, यानी कि मेरे पूरे मॉडल में टोटल कितने वेरिएबल्स हैं। m का मतलब क्या होता है? m का मतलब होता है कि जिस इक्वेशन को आपको प्रूव करना है कि भाई ये इक्वेशन में ऑर्डर कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है नहीं, उस पर्टिकुलर इक्वेशन में कितने वेरिएबल्स हैं। ठीक है, जी का मतलब होता है, जी का मतलब ऑर्डर कंडीशंस अगर मुझे चेक करनी है तो जी का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ इक्वेशंस या टोटल नंबर ऑफ इंडिजिनस वेरिएबल्स इन द मॉडल। देखिए, वैसे बेसिकली जैसे मैंने आपको 2 तरह के मॉडल्स करवाए थे, एक मैंने आपको स्ट्रक्चरल मॉडल करवाया, एक मैंने आपको रिड्यूस्ड फॉर्म मॉडल के बारे में बताया, है ना। वैसे क्या होता है कि ये जो आइडेंटिफिकेशन कंडीशंस होती हैं ये स्ट्रक्चरल मॉडल के केस में एंड रिड्यूस्ड फॉर्म मॉडल के केस में अलग अलग होती हैं। ऑर्डर कंडीशंस जो है वो इन दोनों के केस में सेम होती हैं, पर जो रैंक कंडीशंस होती हैं, ठीक है, रैंक कंडीशन, वो उसका क्रिटेरिया स्ट्रक्चरल मॉडल के केस में अलग होता है एंड रिड्यूस्ड फॉर्म मॉडल के केस में उसका क्रिटेरिया अलग होता है। ठीक है जी, अब हम बात कर रहे हैं अभी ऑर्डर कंडीशंस की। तो इसमें जी का मतलब है कि एक मॉडल में इक्वेशंस कितनी है? 3, या आप ऐसा बोल सकते हो कि टोटल नंबर ऑफ इंडिजिनस वेरिएबल्स उस मॉडल में कितने हैं। अब मेरे साथ ध्यान 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 से सब चीजें गिनो।
पहले देखो कि ये जो मॉडल है इसमें टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, यानी कि के कितना है। 1 2 3 4 5, रिपीट नहीं करना। y2 हो चुका है, y3 हो चुका है, y1 हो चुका है, x2 भी हो चुका है। ठीक है, y3 हो गया, x1 हो गया, x2 हो गया, x3 नहीं हुआ। ठीक है, कितने हुए? 1 2 3 4 5 6। सो टोटल नंबर हो, यानी कि जो k है आपका वो 6 है। अब इसमें उसने, मान लो आपको फर्स्ट इक्वेशन को प्रूव करना है कि फर्स्ट इक्वेशन आइडेंटिफाई है या नहीं। तो फर्स्ट इक्वेशन में कितने वेरिएबल्स हैं? 5 वेरिएबल्स हैं फर्स्ट इक्वेशन में, यस, यानी कि m आपका 5 हो गया। अब इंडिजिनस वेरिएबल्स इसमें कितने हैं? 3 इंडिजिनस वेरिएबल हैं, y1 y2 y3, है ना। जी का मतलब सेम, मतलब जितनी इक्वेशंस है उतने इंडिजिनस वेरिएबल्स होते हैं, है ना। सो वही चीज, 3 इक्वेशंस, तो जी आपका आ गया 3। अब अगर आपका k माइनस एम जो है वो g माइनस 1 से लेस हो, ऐसे करके, तो आपकी इक्वेशन अंडर आइडेंटिफाई होती है, यानी कि आप उसको एस्टिमेट नहीं कर सकते क्योंकि वो आइडेंटिफाई नहीं प्रूव, आइडेंटिफाइड नहीं, आइडेंटिफिकेशन उसका नहीं प्रूव हुआ। अगर k माइनस एम जी माइनस 1 के बिल्कुल बराबर है, दैट मीन्स आपकी इक्वेशन जस्ट आइडेंटिफाइड है, एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड है। अगर k माइनस एम ग्रेटर देन है g माइनस 1 से, दैट मीन्स आपकी इक्वेशन ओवर आइडेंटिफाइड है। ये बात क्लियर हुई। अब इस वाले में क्या है? 1 लेस देन है 2 से, है ना। 6 माइनस 5 लेस देन 3 माइनस 1, तो ये इक्वेशन अनआइडेंटिफाइड है, इसका आंसर आएगा अनआइडेंटिफाइड। आगे बात समझ में, ये न्यूमेरिकल की। ठीक है, अब इसकी ये डेफिनेशन, क्योंकि अब आपने इसका एक न्यूमेरिकल समझ लिया। देखो, कहते हैं इट स्टेट्स दैट, अब एक चीज देखो, आपको याद है हमने आइडेंटिफिकेशन वाली डेफिनेशन में एक चीज मैंने आपको पढ़ाई थी कि आइडेंटिफिकेशन डिपेंड करती है उस वेरिएबल से जो उस इक्वेशन में एब्सेंट है, जिसको हमको आइडेंटिफाई करना है, और किसी और इक्वेशन में वो वेरिएबल प्रेजेंट है। ये चीज पढ़ी थी। देखो इसमें वही है चीज। अब फर्स्ट वाली इक्वेशन को मुझे आइडेंटिफाई करना था। फर्स्ट वाली इक्वेशन में कितने वेरिएबल्स है? 5। एक वेरिएबल इसमें मिसिंग है, कौन सा? x3 इसमें नहीं है। तो कहीं ना कहीं आप देखो, आइडेंटिफिकेशन डिपेंड करती है उन वेरिएबल्स पर कि इस इक्वेशन में मिसिंग वेरिएबल्स कौन से हैं, जो दूसरे इक्वेशंस में है पर इसमें नहीं है ना कि नहीं। क्योंकि टोटल वेरिएबल थे 6 और इस इक्वेशन में थे 5, तो ये 1 आया, यानी कि लेस देन 2 आया, तो इक्वेशन अनआइडेंटिफाइड हो गई। यही अगर पूरे मतलब फर्स्ट इक्वेशन में सारे वेरिएबल होते, है ना, नहीं, अगर फर्स्ट इक्वेशन में आपके m, अगर m ज्यादा होता, दैट मीन्स कि अगर m ज्यादा होता k से, मतलब ये चीज इससे ज्यादा आती, तो इक्वेशन आपकी ओवर आइडेंटिफाइड होती, है ना, ओवर आइडेंटिफाइड होती। इफ 1, अगर ये 2 इससे भी कम आता, 0 आ जाता, है ना, या 3 1 माइनस 1, या मतलब होता है, मैं आपको ना दिखाती हूँ अभी ओवर आइडेंटिफाइड वाला केस भी, इसमें आइडेंटिफाइड एंड ओवर आइडेंटिफाइड वाला केस में, मतलब ये यहाँ इस पर डिपेंड कर रही थी आपकी आइडेंटिफिकेशन, इस पर ही कर रही थी डिपेंड कि कितने वेरिएबल्स फर्स्ट इक्वेशन में एब्सेंट है और दूसरी इक्वेशन में मौजूद है। यही आइडेंटिफिकेशन जो डेफिनेशन पढ़ाई थी। अब वो चीज आपको समझ में आ गई ना डेफिनेशन वाली, कि आइडेंटिफिकेशन डिपेंड अपॉन द वेरिएबल्स एब्सेंट फ्रॉम दैट इक्वेशन एंड एट द सेम टाइम प्रेजेंट इन द अदर इक्वेशन ऑफ द मॉडल। ठीक है, हाँ। अब देखो, मान लीजिए, मैं आपको दिखाती हूँ, मान लीजिए कि फर्स्ट इक्वेशन में सिर्फ 4 वेरिएबल्स होते, अगर इसमें 2 वेरिएबल्स एब्सेंट होते, तो यहाँ पे आता 6 माइनस 4 2 इज इक्वल टू 2, तो इक्वेशन आपकी आइडेंटिफाइड हो जाती। अगर 2 वेरिएबल्स मिसिंग होते तो इक्वेशन आइडेंटिफाइड हो जाती। अगर 3 वेरिएबल्स मिसिंग होते, 3 वेरिएबल्स मिसिंग होते इसमें, है ना, यानी कि टोटल 6 है, इसमें सिर्फ 3 ही होते और 3 दूसरी इक्वेशंस में होते, तो ओवर आइडेंटिफाइड हो जानी थी। देखो 3 ग्रेटर देन 2 आ जाना था, होना था कि नहीं। तो आपका यानी कि जितने ज्यादा वेरिएबल्स उसमें से एब्सेंट हो रहे हैं ना, आपकी उतनी पॉसिबिलिटीज बढ़ रही है कि क्वेश्चन आइडेंटिफाइड हो, है ना। हो रहा है कि नहीं ऐसा, ये चीज। तो ये हो गया। अब इसमें भी डेफिनेशन में वही है, इट स्टेट्स दैट फॉर एन इक्वेशन टू बी आइडेंटिफाइड, for an equation to be identified the total number of variables excluded from it
मतलब कि फर्स्ट इक्वेशन में जितने वेरिएबल्स एक्सक्लूडेड है, यानी कि जितने वेरिएबल्स इसमें नहीं है, कितने नहीं थे इसमें, एक वेरिएबल मिसिंग था इस वाली एग्जांपल में ना, मस्ट इक्वल टू और ग्रेटर देन नंबर ऑफ इंडिजिनस वेरिएबल्स और नंबर ऑफ इक्वेशंस इन द मॉडल लेस देन। मतलब k-1 का आपका मतलब हो गया ना कि एक्सक्लूडेड वेरिएबल कितने हैं, जैसे टोटल मॉडल में 6 थे, इस इक्वेशन में 5 हैं, तो यानी कि ये 1 एक्सक्लूडेड वेरिएबल है, इसको हम बोलते हैं एक्सक्लूडेड वेरिएबल। k-1 का मतलब एक्सक्लूडेड वेरिएबल्स इन फर्स्ट इक्वेशन। आपकी जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें एक्सक्लूडेड वेरिएबल्स कितने, k-m ये रिप्रेजेंट कर रहा है। सो ये k-m या तो बराबर होना चाहिए किसके, नंबर ऑफ इंडिजिनस वेरिएबल -1, या उससे ज्यादा होना चाहिए, यही डेफिनेशन में लिखा है, देखो है ना, नंबर ऑफ एक्सक्लूडेड वेरिएबल्स मस्ट इक्वल टू और ग्रेटर देन नंबर ऑफ इंडिजिनस वेरिएबल्स और नंबर ऑफ इक्वेशंस लेस देन। अब डेफिनेशन क्लियर हो गई पहले एग्जांपल करके, ठीक है। अब रैंक कंडीशन का भी सेम यही सिस्टम है, पहले हम इसका न्यूमेरिकल करेंगे फिर डेफिनेशन की तरफ आएंगे, आपके लिए वो चीज इजी होगी, ठीक है। चलो रैंक कंडीशन की मेरे साथ साथ क्वेश्चन लिखो, मैंने इसका एक क्वेश्चन तैयार किया हुआ है, जस्ट वेट एक मिनट, तब तक आप ये डेफिनेशन पढ़ो, मैं ना इसको चार्ज पे लगा रही हूँ तब तक, ठीक है। ठीक है, तो करते हैं हम क्वेश्चन, लिखिए मेरे साथ साथ, रैंक कंडीशन हमको इसका फाइंड आउट करना है, दैट इज y1 इज इक्वल टू 3y2 माइनस 2x1 प्लस x2 प्लस μ1, ठीक है। y2 इज इक्वल टू y3 प्लस x3 प्लस μ2, ठीक है। then y3 is equal to y1 minus y2 minus 2x3 प्लस μ3, ठीक है। ये इक्वेशन है, देखो रैंक कंडीशन सॉल्व करनी ऑर्डर कंडीशन से थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। मैं आपको ये स्किप भी करवा सकती थी वैसे, क्योंकि रैंक कंडीशन से कुछ ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में कभी पूछा नहीं गया, हर बार ऑर्डर कंडीशन से जरूर क्वेश्चन आता है 2 नंबर का, ऑर्डर कंडीशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रैंक कंडीशन से सिर्फ एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो मैं करवा रही हूँ, अच्छे से समझोगे तो जरूर समझ आ जाएगी, अगर फिर भी कुछ बच्चे को ऐसा लगेगा कि नहीं बड़ी डिफिकल्ट है ये वो, तो वो फिर स्किप कर दे, ठीक है। तो देखिए मैं ये मेरे पास कितनी इक्वेशंस बनी हुई हैं, 3 इक्वेशंस बनी है। यहाँ पे मुझे रैंक कंडीशन प्रूव करनी है, किस वाली इक्वेशन पर प्रूव करनी है, सेकंड इक्वेशन पर, ठीक है। मेरे साथ साथ में लिखे हो, अपने कॉपी पे लिखो कि कैसे हम रैंक कंडीशन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मुझे इसमें क्या करना है, सबसे पहले ना मुझे यहाँ पे लिख लेने हैं वेरिएबल्स इस तरह से, इसमें टोटल कितने वेरिएबल्स हैं देखो, y1 है, y2 है, y3 है, x1 है, x2 है एंड x3 है, यही है 6 वेरिएबल्स हैं टोटल। अब पहली इक्वेशन, अच्छा इन इक्वेशंस को मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ, एक मिनट, अगर मैं y1 को दूसरी साइड पर ले जाऊं तो ये -y1 हो जाएगा, प्लस 3y2 माइनस 2x1 प्लस x2 प्लस μ1 इज इक्वल टू 0, हो सकता है ना ऐसा। इसी तरह y2 को भी अगर मैं दूसरी साइड पर ले जाऊं तो इट वुड बी -y2 प्लस y3 प्लस x3 प्लस μ2 इज इक्वल टू 0। इसी तरह तीसरी इक्वेशन भी ऐसे हो सकती है, -y3 प्लस y1 माइनस y2 माइनस 2x3 प्लस μ3, अंडरस्टूड। अब पहली इक्वेशन में y1 के आगे क्या कोफिशिएंट है, -1 है, दूसरी इक्वेशन में y2 के आगे 3 है, तीसरी इक्वेशन में y3 है ही नहीं, 0 आएगा, x1 है, हाँ है, -2 है, x2 है, हाँ 1 है, x3 है, नहीं है, 0, ठीक है। दूसरी इक्वेशन देखो, अब y1 है, नहीं है, 0, y2 के आगे क्या है, -1, y3 के आगे क्या है, 1 है, x1 के आगे कुछ है, नहीं है, x2 के आगे नहीं है, x3 के आगे 1, ठीक है। थर्ड इक्वेशन देखो, थर्ड इक्वेशन में y1 है, 1 है, y2 है, -1 है, y3 है,
-1 है, x1 है नहीं है, x2 भी नहीं है, x3 -2 है। ठीक है, देखो सबका यही आया, सबका यही आया। अब मुझे सेकंड इक्वेशन आइडेंटिफाई करनी है, तो उसका रूल क्या है? देखो उसका रूल कहता है स्ट्राइक आउट सेकंड इक्वेशन एंड कॉलम्स corresponds to non-zero elements of it, non-zero elements of it। ये रूल है रैंक कंडीशन का, आपको याद रखना है। ठीक है, सेकंड इक्वेशन को स्ट्राइक आउट करना है एंड कौस्तुभी जी को कोई समझाइए कि -2 कैसे आ रहा है। एंड वी कॉरेस्पॉन्ड्स टू नॉन जीरो एलिमेंट्स ऑफ इट। तो मुझे सेकंड इक्वेशन को आइडेंटिफाई करना है, तो क्या लिखा है रूल में कि सेकंड इक्वेशन को स्ट्राइक आउट कर दो, कट कर दो इसमें। ठीक है, और क्या कट करना है? सेकंड इक्वेशन में जो नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कॉलम्स को। नॉन जीरो एलिमेंट्स कौन से हैं? देखो भाई, नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो है, ठीक है, ये भी नॉन जीरो है कि नहीं? अब इसके कॉरेस्पॉन्ड कॉलम ये है, इसको भी स्ट्राइक आउट कर दिया, इसको भी स्ट्राइक आउट कर दिया, एंड इसको भी स्ट्राइक आउट कर दिया, इसको भी। अब क्या बचा? क्या बचा देखो, अब मेरे पास जो बचा वो है -1, -2, 1 एंड 1 0 0। ये बचा, बताइए, यही बचा ना सबका? अब इस केस में आपका जी कितना है? देखो 3 इक्वेशंस है, जी है मेरा 3, राइट। रूल में हम लोग लेते हैं g -1, g -1 यानी कि 3 - 1 कितना आपका 2 है, 2 है। अब रैंक कंडीशन ऐसा कहती है नॉन जीरो डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर g -1। लेट्स सी, वी शुड एबल टू कंस्ट्रक्ट नॉन जीरो डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर g -1। यानी कि रैंक कंडीशन कहती है कि ये जो बची हुई चीज है अब मेरे पास, ये पहले वाला रूल अप्लाई करने के बाद कि हम एबल होने चाहिए ये बची जो है मेरे पास रो कॉलम, इससे हम नॉन जीरो डिटर्मिनेंट बना पाए g -1 का। ठीक है, नॉन जीरो डिटर्मिनेंट का मतलब डिटर्मिनेंट जिसकी वैल्यू 0 के बराबर ना आए। अब 2 का मतलब ये है कि 2/2 ऑर्डर का। 2/2 ऑर्डर का क्या मतलब है कि इससे आप 2/2 ऑर्डर लो, ये देखो ये 2/2 ऑर्डर है, इसका नॉन जीरो डिटर्मिनेंट बना के देखो, बिल्कुल बनेगा। डिटर्मिनेंट कैसे बनाते हैं? डिटर्मिनेंट बनाते हैं ऐसे, -1 को 0 से करो 0 आ गया, -2 को 1 से करो 2 आ गया। देखो नॉन जीरो डिटर्मिनेंट बन रहा है ना? यस, दैट मीन्स रैंक कंडीशन प्रूफ हो गई है। सो इट इज आइडेंटिफाइड। एक मिनट, यहाँ पे माइनस था, -2 था ना, तो -2 मल्टीप्लाई बाय 1 +2 आ जाएगा, यानी कि 2 बन रहा है इसका डिटर्मिनेंट। तो दैट मीन्स ये आइडेंटिफाइड। अब थोड़ा पहले डेफिनेशन देखो इसका, अब डेफिनेशन देखो और क्लियर तब होगा। देखो अब डेफिनेशन क्या कहता है? कहता है इन ए सिस्टम ऑफ जी। अब ना देखो इसमें ना स्ट्रक्चरल मॉडल के लिए थोड़ा डेफिनेशन और रिड्यूस्ड फॉर्म के लिए डेफिनेशन में थोड़ा थोड़ा फर्क है, तो पहले हम स्ट्रक्चरल मॉडल का करते हैं। कहता है इन ए सिस्टम ऑफ जी इक्वेशंस हैं टोटल मेरे सिस्टम में, एनी पर्टिकुलर इक्वेशन इज आइडेंटिफाइड। एक पर्टिकुलर इक्वेशन को हम तभी आइडेंटिफाइड बोलेंगे only if it is possible to construct at least one non-zero determinant of order g -1। अगर हम उससे कम से कम एक नॉन जीरो डिटर्मिनेंट बना पाए ऑर्डर g -1 का। g क्या है यहाँ पे? इक्वेशन है। किससे बनाना है डिटर्मिनेंट? मुझे डिटर्मिनेंट बनाना है फ्रॉम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स
excluded from that particular equation but contained in the other equation of the model. यानी कि उस पर्टिकुलर इक्वेशन को हमने स्ट्राइक आउट कर दिया था, उसके नॉन जीरो एलिमेंट्स के कॉरस्पॉन्डिंग को भी हमने स्ट्राइक आउट कर दिया था। अब वो कहता है कि हमको उससे g-1 का डिटर्मिनेंट बनाना है उन वेरिएबल्स के कोफिशिएंट से दैट आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर इक्वेशन। उस पर्टिकुलर इक्वेशन से वो एक्सक्लूडेड है बट दूसरे मॉडल में मौजूद है। यानी कि हमने ना सिर्फ 0 वाले के कॉरस्पॉन्डिंग लिए। आपने ये चीज ऑब्जर्व की कि हमने सेकंड इक्वेशन में जो एक्सक्लूडेड वेरिएबल्स थे, सेकंड इक्वेशन में y1 नहीं था, सेकंड इक्वेशन में x1 नहीं था, सेकंड इक्वेशन में x2 नहीं था, ये एक्सक्लूडेड वेरिएबल्स थे। ये एक्सक्लूडेड वेरिएबल्स जो सेकंड इक्वेशन में नहीं थे पर दूसरी इक्वेशंस में मौजूद थे। y1 सेकंड में नहीं था पर y1 एंड y3 में मौजूद था। इसी तरह x1 जो था वो y2 में नहीं था पर y1 में मौजूद था। तो मैंने ये वाली मैट्रिक्स बनाई, ये किससे बनाई थी? ये बनाई थी वो वेरिएबल जो सेकंड इक्वेशन में नहीं थे पर फर्स्ट या थर्ड इक्वेशन में थे। ये वो कोफिशिएंट्स हैं। नोटिस करो इस चीज को ध्यान से, ये उन कोफिशिएंट्स का मैंने ये एक मैट्रिक्स बनाया है जो सेकंड इक्वेशन में मौजूद नहीं थे पर फर्स्ट या थर्ड इक्वेशन में मौजूद थे। बात आई अब समझ में? So coefficient of variables excluded from that particular equation but contained in other equation of the model. So that is the rank condition और ये इसकी एग्जांपल थी रैंक कंडीशन। अगर मेरा ये जो मैंने निकाला था ना 2x2 ऑर्डर का एक डिटर्मिनेंट, अगर ये 0 आ जाता, वैसे उसने कहा है एट लीस्ट 1, यानी कि कम से कम एक बन जाए बस। इफ इट इज पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट एट लीस्ट 1 नॉन जीरो, एट में कम से कम एक नॉन जीरो डिटर्मिनेंट बन जाए। अगर आप इसके सारे 2x2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट्स लेते, वो 0 बनते, तो मॉडल आपका आइडेंटिफाई नहीं होना था, यानी कि रैंक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होनी थी। ठीक है, मतलब कम से कम एक नॉन जीरो डिटर्मिनेंट का बनना जरूरी है। आप कोई भी 2x2 मैट्रिक्स उठा सकते हो, मैंने ये उठाई, आप -2 0 1 0 भी उठा सकते थे, है ना। मतलब एक मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर की ऐसी होनी चाहिए जिसका डिटर्मिनेंट जो है वो नॉन जीरो निकले। तो 3 ले लीजिए cos टू बी जी। मैंने क्वेश्चन ही आपको सेकंड इक्वेशन से किया है, आप थर्ड इक्वेशन पे सेम रूल यही अप्लाई कर लीजिए। क्वेश्चन में ही मैंने ये लिखा है कि आपको सेकंड इक्वेशन को आइडेंटिफाई प्रूव करना है। एग्जाम में अगर सेकंड इक्वेशन पूछेंगे तो आप थर्ड को थोड़ी ना आइडेंटिफाई प्रूव कर दोगे। आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम एंड ऑल थिंग्स रिलेटेड टू इट समझ आ गई। अच्छा, अभी हमको रिड्यूस फॉर्म में देखना है। देखो इसमें सिर्फ यही फर्क है, जो स्ट्रक्चरल मॉडल में हम जी लेते हैं ना, दैट इज नंबर ऑफ इक्वेशंस। जो रिड्यूस्ड फॉर्म मॉडल में हम जी लेते हैं, दैट इज नंबर ऑफ इंडिजिनस वेरिएबल। बस ये फर्क है, बाकी देखो सारा वही है। बस ये देखो, any particular equation is identified if it is possible to construct at least one non-zero determinant of order g minus 1 from reduced form coefficients। इसमें reduced form coefficients इसलिए लिखा है क्योंकि जो आपको मॉडल दिया होगा फिर वो भी एक reduced form मॉडल होगा। ये जो मैंने मॉडल लिया था एक स्ट्रक्चरल मॉडल था, ठीक है। जो रिड्यूस फॉर्म मॉडल दिया होगा जिसमें आपके इंडिजिनस वेरिएबल सिर्फ प्री डिटरमाइंड वेरिएबल के फंक्शन होंगे, अगर वो मॉडल दिया होगा तो इस उसके कोफिशिएंट से ही हम ये मैट्रिक्स बनाएंगे ना, डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। तो इसलिए उसने उसको रिड्यूस्ड फॉर्म कोफिशिएंट्स का नाम दिया है, बिकॉज वो रिड्यूस्ड फॉर्म इक्वेशन से बन रहा है। ठीक है, बाकी सभी चीज वही है, बस मेन इन दोनों में फर्क ये होता है कि अगर आपको रिड्यूस्ड फॉर्म इक्वेशन वाला मॉडल दिया हो, दोनों में मैंने फर्क बताया हुआ स्ट्रक्चरल एंड रिड्यूस्ड फॉर्म में, तो आपको जी का मतलब नंबर ऑफ इंडिजिनस वेरिएबल्स लेना है। ठीक है, अगर रैंक कंडीशन तो नंबर ऑफ जी, नंबर ऑफ इक्वेशंस, वैसे बस सेम ही होते हैं, मतलब दोनों इक्वेशन एंड इंडिजिनस वेरिएबल मोस्टली सेम ही होते हैं मॉडल्स में।